आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। क्या नाम है टॉपिक का? सर्कुलर मोशन। किसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन अगर पूछा जाए तो? अगर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा हो कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो उस पार्टिकल के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये कोई पॉइंट है जो कि फिक्स है। इस पॉइंट के अराउंड अगर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो बताओ इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमेशा एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और उससे जो पार्टिकल जो पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है वो सोच के बताओ। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो कब सर्कुलर मोशन कर पाएगा? उसके लिए कोई नेसेसरी कंडीशन होती है क्या? एक जरूरी कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी होगी तभी वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा, चाहे कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो। मैं सारे एग्जाम्पल आपको देके बताऊंगा, लेकिन वो कंडीशन क्या है वो आप बता सकते हो क्या, कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है? देखो, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि उस सर्कल के सेंटर की तरफ उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगना चाहिए जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स होगा तभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है, सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा, सर्कल के सेंटर की तरफ अगर पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, तो अर्थ के ऊपर सन की तरफ एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई नया फोर्स होगा और वो लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी फोर्स हो, लेकिन वो एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो हमेशा उस सर्कल के सेंटर की तरफ पार्टिकल पे लगे, वो जरूरी है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। इसी तरीके से मान लो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। आप किसी भी पत्थर को धागे से बांध के घुमाते हो तो इस धागे में क्या होगा? एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। ये जो टेंशन फोर्स है ये किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। अब ये जो कार है जब ये सर्कुलर टर्न पे घूमती है, कोई भी कार हो अगर वो सर्कुलर टर्न पे ऐसे घूमती है तो आप क्या देखोगे कि इसके ऊपर यहाँ पे टायर्स और इस रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इस सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, जो इसको इस रोड से नीचे उतरने से बचाता है। नहीं तो क्या होता है सर्कुलर टर्न पे, अगर रोड एकदम स्मूथ हो ना तो वो रोड जैसे ही ये कार घूमेगी ना सर्कुलर टर्न पे तो स्किड हो जाएगी, मतलब रोड से नीचे उतर जाएगी, स्लिप हो जाएगी एक तरह से। तो उसको स्लिप होने से कौन बचाता है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन बचाता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो ऐसा कोई भी केस ले लो, दुनिया का कोई भी केस ले लो, हर जगह जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन होगा, कोई भी पार्टिकल एक सर्कल पे घूमेगा तो उसके ऊपर हमेशा उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा ही होगा। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, जो मतलब टेंशन फोर्स है वो भी हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। ऐसे कोई भी एक फोर्स होगा जो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा और उस सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा होगा हमेशा। ठीक है, तो ये जरूरी कंडीशन है। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जरूरी कंडीशन क्या है। तो जैसे आपने बोला ना कि वेलोसिटी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो उसमें सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना चाहिए या सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि फोर्स है तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, है ना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, या एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होना जरूरी है ये बोल सकते हो, या फिर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना जरूरी है ये बोल सकते हो।
समझ में आया? सेंटर की तरफ लगने वाले इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमको सर्कुलर मोशन में पता होना चाहिए, और उनको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमको आना चाहिए, तभी हम सर्कुलर मोशन को पढ़ पाएंगे। सबसे पहले है इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जब कोई भी पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा होगा, है ना, ये सर्कल का सेंटर है जिसको मैं ओ लिख देता हूं। जब ये पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा, किसी स्पीड v से घूम रहा है मान लो, तो ये कुछ एंगल भी कवर कर रहा होगा कंटिन्यूअसली। पहले यहाँ पे था, फिर बाद में यहाँ पे पहुंच गया, तो देखो इसने कुछ एंगल कवर कर लिया, ये वाला कुछ एंगल इसने कवर किया, तो इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से आफ्टर टाइम t जिस भी एंगल पे पहुंच चुका होगा, उस एंगल को ही हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो उस t टाइम के अंदर हुआ होगा। तो t टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? थीटा। अगर ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहाँ आ जाएगा, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? बोलो, कितने एंगल से घूम जाएगा? 2 पाई एंगल से, 360 डिग्री से। तो 2 पाई हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 2 चक्कर लगा लेगा तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई। समझ गए? एक चक्कर में 2 पाई घूमेगा, और 10 चक्कर लगाएगा तो 20 पाई हो गया। जितने भी चक्कर लगाएगा उतने से मल्टीप्लाई करते जाना 2 पाई को। आ गया समझ में? ये क्लियर एकदम? ठीक है। तो ये तो हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या माना जाता है? वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी? अब ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इस चैप्टर में जितने भी वेक्टर आएंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब चीज़ें क्या होती है ना, ये सब चीज़ें होती है एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए राइट एंड थंब रूल यूज किया जाता है। राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे जिस भी डायरेक्शन में घूम रहा है ये, उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, तो जो थंब होगा वो आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। जैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता करनी है, तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है इसके अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाया, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किधर माना जाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर एकदम? सिंपल सी चीज है भाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल से। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता तब राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाते, थंब इनवर्ड पॉइंट करता, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड मानी जाती। जिस प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड। है ना? समझ में आई? तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन आप बता रहे हो इसलिए इसको क्या माना गया है? वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। रेडियन में इसको मेजर करेंगे। और आपको पता है कि पाई रेडियन कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये रिलेशन तो हमको पता ही है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में आता है फिर टाइम पीरियड। ये क्या चीज़ होती है भाई? तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो एक चक्कर लगाने में उसको जितना भी टाइम लगेगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, जो भी टाइम, तो उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। है ना? तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? एक चक्कर लगाने में लगा टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, उल्टा, जिसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए। देखो, एक चक्कर में कितना टाइम लगा उसको हमने क्या नाम दे दिया? टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उल्टा है उससे। देखो, एक चक्कर लगाने में मान लो कि 10 सेकंड लगे, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 10 सेकंड। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में ही उसको 10 सेकंड लगे थे। एक सेकंड में तो 1/10 चक्कर लगाया उसने, 1/10 पोर्शन ही चला होगा वो, तो वो क्या चीज़ है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है पार्टिकल, उसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/t। यूनिट क्या होती है?
इसको आप हर्ट्ज में लिख सकते हो या फिर सेकंड इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट्स होती है, सिंपल एकदम। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना, इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो कुछ एंगल कवर करेगा। मान लो कि पहले यहाँ पे था और टी टाइम बाद में यहाँ पे पहुंच गया, तो कुछ एंगल कवर कर लिया उसने, कितना? थीटा एंगल कवर किया। टी टाइम बाद में ये यहाँ पे मिला आपको। तो टी टाइम के अंदर पार्टिकल ने जो भी एंगल कवर किया है, इस एंगल को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो थीटा अपॉन टी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मतलब किस रेट से एंगल कवर किया जा रहा है, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में जो आपने वेलोसिटी पढ़ी थी उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। बस यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन टी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी? तो टाइम तो स्केलर होता है, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना जाता है, और जो वेक्टर है अगर आप उसको स्केलर से डिवाइड करोगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और दो वेक्टर्स को आप तभी इक्वल लिख सकते हो जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पे थीटा अपॉन टी की जो डायरेक्शन वो किधर आएगी? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आउटवर्ड। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन भी क्या मानी जाएगी? आउटवर्ड। तो एक सिंपली आप ऐसे समझ लो कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है हमेशा। अगर ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता तो देखो मैं राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाता, थंब इनवर्ड जाता, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इनवर्ड होता, और एंगुलर वेलोसिटी भी किधर मानी जाती? इनवर्ड मानी जाती। समझ में आया ना? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी बताओ? तो इसकी तो होगी रेडियन, और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टाइम सेकंड में मेजर करते हैं तो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स, है ना? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको दो टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। पहली है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दोनों का मतलब देखो, पहले क्या बताई? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज लिख देता हूँ इसको। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है, जैसे कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लो, तो वो पहले t1 टाइम में वो थीटा 1 एंगल से घूमा, अगले t2 टाइम में वो थीटा 2 एंगल से घूमा, फिर अगले t3 टाइम में वो थीटा 3 एंगल से घूम गया। अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल कवर किया। तो अगर मैं उस टोटल एंगल को मेजर कर लूँ जो उसने कवर किया और टोटल टाइम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? एवरेज वैल्यू। तो जैसे यहाँ से आप घर पे जाते हो तो यहाँ से घर पे जाने की आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती है। मान लो आप बाइक या स्कूटी पे हो, आप घर पे जा रहे हो, और कभी आप खाली रोड है तो तेज भी चला लेते हो, कभी ट्रैफिक है तो धीरे भी चलना पड़ता है। घर पे आपको पूछा किसी ने कि भी कितनी स्पीड से आप आए, तो आप रुक रुक के आए, कभी तेज कभी धीरे, इस तरीके से आए। तो आपने क्या किया? पूरी डिस्टेंस देख ली, भी इतना डिस्टेंस मैंने कवर करी और उसमें इतना टाइम लगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके जो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करी वो एक्चुअल में कौन सी वेलोसिटी है? वो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी। समझ में आया ना? तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उसमें टोटल टाइम कितना लगा, बस इसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ थीटा टोटल, यानी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम जो भी उसमें लगा होगा ना, उस टाइम से उसको डिवाइड कर दो। टी टोटल का मतलब है टोटल टाइम जो लगा, और थीटा टोटल का मतलब क्या है? टोटल भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल कर लो उसको और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर दो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी। दूसरा मैंने क्या बताया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या चीज़ है? इसको मैं ओमेगा और छोटा सा आई लगा के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कल पे, है ना? हो सकता है कभी धीरे चल रहा हो कभी तेज चल रहा हो। आपने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा, 10:10 पे देखा उसको, तो आपको किसी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखा, बस उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 10:15 पे दिखा तो अलग वेलोसिटी से जाता हुआ दिखा, तो वो उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी।
कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो इंस्टेंट एक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होता है जिसको हम dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो dt टाइम में जो एंगल कवर होगा वो भी बहुत छोटा ही होगा, उसको मैं डी थीटा लिख देता हूँ। तो इस डी थीटा बाई डी टी को ही हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। भाई देखो, एंगुलर वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी। अगर आप टोटल एंगल अपन टोटल टाइम करोगे तो उसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोल देना। अगर टाइम छोटा कर दिया आपने, लिमिट लगा दी कि बहुत छोटा सा टाइम होना चाहिए, तो छोटे से टाइम में जो एंगल कवर होगा वो भी बहुत छोटा होगा, और छोटे से एंगल को उस छोटे से टाइम से डिवाइड करोगे तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम क्या नाम दे देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नाम दे देंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो इसमें आपको इस टाइप की क्वेश्चन मिलेंगे कि एक पार्टिकल है और वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो टाइम के साथ में इस फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे आपको दे रखा होगा थीटा इक्वल टू 3t² माइनस 2t+4, ऐसा कुछ करके आपको इक्वेशन दे रखी होगी, और पूछेगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताओ कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एग्जैक्ट जब 2 सेकेंड का टाइम होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, उस टाइम पे बताओ कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो कब पूछा? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो सबसे मतलब एक इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब डिफ्रेंशिएशन आता है सबको? बताओ, 3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t, यानी कि ये बन गया 6t माइनस 2 इंटू टी का 1 है ना, तो 2 इंटू 1 यानी 2, ये कांस्टेंट है इसलिए 0। कब पूछा है आपको? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ओमेगा कितना आएगा? तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो, बताओ 10, और यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ये लो आंसर। आया समझ में? इस टाइप के से क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। समझ में आ गया मीनिंग? क्लियर है इतना? ठीक है जी, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है सर्कल के ऊपर, तो और कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? इनमें से 4 चीजें दे रखी है, एक ऐसी चीज और है जो कांस्टेंट रहेगी। देख के बताओ कौन सी वो चीज। देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हो। यहाँ पे जब होगा वेलोसिटी इधर मानी जाएगी, यहाँ पे जब होगा तो वेलोसिटी इधर, यहाँ पे जब होगा तो वेलोसिटी। हर एक इंस्टेंट पे क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी एक ही केस में कांस्टेंट रहेगी, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन, जब ये कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा ना, तो सेंटर की तरफ एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, या एक ही फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन उसकी भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो इसका जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, ए सी लिख देता हूँ, वो इधर होगा। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो देखो एसी की डायरेक्शन इधर हो गई। यहाँ पे पहुंचा तो सेंटर की तरफ इधर डायरेक्शन लेनी पड़ेगी एसी की, हमेशा सेंटर की तरफ होगा ना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो क्या एसी की डायरेक्शन भी हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है? इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और इसमें सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही हो चाहे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मानी जाएगी। तो ये कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ये मुड़ेगा इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो एक ही चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़? काइनेटिक एनर्जी। ये एक बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट इज। एंगुलर स्पीड बतानी है एक फ्लाई व्हील की। एक कोई फ्लाई व्हील है और वो 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट लगा रहा है, तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ओमेगा पूछ रहा है। ये क्या दे रखा है आपको, रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये क्या चीज़ होती है, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड या रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये क्या चीज़ है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, है ना। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर मिनट अगर आपको दे रखा हो ना, तो वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड में वो दे रखा होगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी। अब याद करो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड इनमें कोई रिलेशन होता है क्या, देखो क्या रिलेशन बना सकते हो। ओमेगा हम क्या लिखते हैं, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। अब याद करो कि अगर पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई। उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अच्छा 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1/t तो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इक्वल टू या तो 2 पाई/t फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर टाइम पीरियड दे रखा हो तो, या 2 पाई और 1/t को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी f। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा पूछा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितनी है 120। लेकिन ये देखो पर मिनट में दे रखा है तो पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है, याद रखना। तो पर अगर 1 मिनट में इतने चक्कर लगा रहे तो 1 सेकंड में कितने लगा रहा होगा, 60 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये आएगी अपने पास में एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो जब भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो ना तो याद रखो कि उससे एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन पर सेकंड में होनी चाहिए, पर मिनट या पर आवर में हो तो कन्वर्ट कर लेना, वो मत भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ आंसर अगर पर मिनट में होते तो हम रख सकते थे उसको, लेकिन ज़्यादातर आपको पर सेकंड में ही ऐसा यूनिट्स के अंदर ही आंसर्स मिलेंगे, इसलिए वो कन्वर्ट करना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड हावर हैंड ऑफ ए वॉच इज। एक घड़ी है, उसकी जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है उनकी एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना है। ये अपनी घड़ी है, में एक तो होती है मिनट वाली सुई, एक क्या होती है घंटे वाली सुई होती है, आवर हैंड होता है इसमें। देखो तो मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। तो आपको इनकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताना है, एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना है। में एक सुई तो धीरे चल रही होगी, एक तेज चल रही होगी, तो कैसे कंपेयर करोगे। तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए देख लो, भाई ओमेगा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ओमेगा क्या होता है थीटा अपॉन टी, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा फॉर मिनट हैंड एंड ओमेगा फॉर आवर हैंड, इनको कंपेयर करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए देखेंगे दोनों को। ये जो मिनट वाली सुई है जब यहाँ से चल के और यहाँ पे वापस पहुँचेगी तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई, है ना। और टाइम कितना लगेगा उसमें 60 मिनट्स, 1 घंटा, घंटे में लिख लेते हैं, 1 घंटे का टाइम लगेगा। भाई मिनट वाली सुई यहाँ से चल के जब वापस यहाँ पे आएगी तो 1 घंटा बीत चुका होगा, तो मतलब टाइम लगा 1 आवर, डिवाइडेड बाई आवर हैंड के लिए क्या होगा, घंटे वाली सुई के लिए क्या होगा, वो जब मान लो यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आएगी तो 12 घंटे बाद में आएगी। मान लो ये अभी 3 पे है तो वापस 3 कब बजेंगे, 12 घंटे बाद में, समझ रहे हो बात। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई ही होगा, लेकिन उसमें टाइम इस बार 12 घंटे लगेंगे घंटे वाली सुई के लिए। तो ये रेशो आप कैलकुलेट करोगे तो 2 पाई तो कैंसिल, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12:1 आएगा। आंसर क्या है 12:1 आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ completes first 1/3 of circumference in 2 seconds and next 1/3 in 1 second. Find average angular velocity. एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो पहला जो 1/3 पोर्शन होगा सर्कल का, जो फर्स्ट 1/3 है, टोटल 3 पार्ट्स में आप सर्कल को डिवाइड कर सकते हो, 1/3 1/3 1/3। तो पहला जो 1/3 पार्ट है वो कवर करेगा 2 सेकंड के अंदर, और अगला 1/3 पार्ट वो कवर करेगा 1 सेकंड के अंदर। तो उसकी
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। मान लो यहाँ से चला तो 3 पार्ट्स में मैं इस सर्कल को डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये गया कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। फिर अगला जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है वो 1 सेकेंड का है, और ये कितना चला? 1/3 पार्ट चल गया है ना। तो पहला 1/3 पार्ट ये चला 2 सेकेंड के अंदर, और अगला जो 1/3 पार्ट है ये चला 1 सेकेंड के अंदर। तो इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ये आपको पूछी जा रही है। चलो डायग्राम से आपको कुछ हिंट मिल रहा होगा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम तो उसने सीधा सीधा दिया है 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम तो इजीली निकाल सकते हो। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो भी आप निकाल सकते हो डायग्राम देख के। देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये जो 1/3 पोर्शन है ये जब चलेगा तो इसने कितना एंगल कवर किया? तो 2 पाई का 1/3 पोर्शन, यानी कि 2 पाई बाई 3। एक पूरा चक्कर घूमता तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई, उसका 1/3 ही तो है ये। अगले 1 सेकेंड में कितना चला? अगेन 2 पाई बाई 3। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 1 3 सेकेंड का। यह आएगा 4 पाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3, ये नीचे रहेगा। तो ये 4 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकेंड बनेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of the change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ऐसे, मान लो पहले यहाँ पे था और बाद में ये कहीं यहाँ पे आ गया, तो इसने जो एंगल कवर किया वो कितना है? 60 डिग्री। तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? पहले वेलोसिटी इधर होगी, बाद में इसकी वेलोसिटी इधर आ गई। चेंज इन वेलोसिटी पूछा आपको, क्वेश्चन समझ में आया? वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो बोला कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे भी v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। इसको मैं v1 मान लेता हूँ, इसको v2 मान लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो अलग अलग वेलोसिटी बोलेंगे इसको। तो आपको पूछा क्या इसने? v2 माइनस v1 पूछा है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? डेल्टा v लिख देता हूँ इसको, इसका मीनिंग है v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी आपको पूछी जा रही है। चेंज इन वेलोसिटी पूछा जा रहा है मतलब कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो पता है, अगर इनके बीच का एंगल पता चल जाए तो चेंज इन वेलोसिटी आप इजीली पता कर सकते हो। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, जब भी आप दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करते हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? √a² + b² - 2ab cos थीटा। देखो एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, समझा देता हूँ उसके बाद में इसको दोबारा सॉल्व मत करना आज के बाद, इसको याद रखना। अगर पार्टिकल किसी भी एंगल से घूम रहा है ना, तो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसी एंगल से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ है। मान लो ये थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे पहुँच जाता तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाती। यहाँ पे कितना एंगल बन जाता उस टाइम पे? 90 डिग्री। पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे पहुँच गया, तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं सेंटर से और इस वाले पॉइंट को सेंटर से मिलाऊं तो इनके बीच में कितना एंगल बना बताओ? 90 डिग्री बना। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टली है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा मान लो ये यहाँ पे आ गया थोड़े टाइम बाद में, अब इसकी वेलोसिटी किधर होगी? नीचे की तरफ। और यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। शुरुआत में वेलोसिटी ऊपर, बाद में नीचे। एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है, उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वही इनकी वेलोसिटी के बीच में बनता जा रहा है। अब चाहे ये एंगल 60 बोले, 30 बोले, 37 बोले, कितना भी बोले,
अब आपको समझ में आ गया कि इसकी वेलोसिटी उसी एंगल से चेंज होगी जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जब ये 60 डिग्री एंगल से घूमा तो इसकी वेलोसिटी में डायरेक्शन में कितना चेंज आया, 60 डिग्री का चेंज आया, है ना। यहाँ की बजाय ये कितने एंगल पे होगी, इसे 60 डिग्री एंगल पे होगी। समझ रहे हो बात। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस 60, क्योंकि मुझे एंगल पता चल चुका है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, जो सेंटर पे बन रहा है 60 डिग्री एंगल। तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो मैंने वही लगाया है यहाँ पे, बस a और b की जगह v1 v2 ले लिया। अब क्योंकि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, तो वो यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो आप। जैसे v1 भी 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दिया, v2 भी 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू 10 इंटू 10, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 100 बनेगा, एक 100 कैंसिल, मतलब रूट ये 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 आ जाएगा फाइनल आंसर। का आंसर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाला आंसर सही होगा।